12th एग्रीकल्चर बुक में से फर्स्ट चैप्टर है अपना सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी 12th के साथियों को ये वीडियो भेज दो ताकि वो भी इसको क्लास को देख सकें और अपना बढ़िया 12th क्लास में बढ़िया स्कोर कर सकें। तो इसमें अपनी 12th की एग्रीकल्चर बुक में 3 यूनिट हैं। पहली यूनिट है एग्रोनॉमी, सेकंड यूनिट है हॉर्टिकल्चर, थर्ड यूनिट है एनिमल हस्बेंड्री। तो अपन फर्स्ट यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। ठीक है, तो अपन इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सस्य विज्ञान क्या है? सस्य विज्ञान की डेफिनेशन देखते हैं पहले। विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल का उत्पादन, यानी कोई भी फसल है उसका उत्पादन और मृदा का जो भी प्रबंधन किया जाता है उसके सिद्धांतों और क्रियाओं का जो भी अध्ययन है ना, वो एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस से शब्द से हुई है। जो सस्य विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति कौन से भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है? एग्रोनोमस से हुई है। शब्द दो शब्दों के से बना हुआ है। जो एग्रोनोमस शब्द है ना, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है एग्रोस और दूसरा है नोमोस। पहला कौन सा है? एग्रोस। सेकंड कौन सा है? नोमोस। ठीक है, तो सस्य विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सस्य विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। कौन से शब्द से लिया गया है? एग्रोनोमोस। कौन एग्रोनोमोस शब्द कौन से दो वर्डों से बना हुआ है? एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन, यानी भूमि का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। इसके बाद अपन देखते हैं इसके महत्व एवं कार्य क्षेत्र। तो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, ये इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी अपन इनकी एक बार बात कर लेते हैं। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं पहले। इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसका? तो कृषि विज्ञान में सस्य विज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यानी जो एग्रीकल्चर है उसमें एग्रोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फसल ही नहीं होगी तो फिर एग्रीकल्चर का क्या महत्व? तो एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन का विज्ञान सस्य विज्ञान है। यानी खेत में उगाई जाने वाली जितनी भी फसलें हैं ना, उन सभी फसलों का जो उत्पादन का विज्ञान क्या है? सस्य विज्ञान है। सस्य विज्ञान में जल, वायु, भूमि, पौधे के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का क्रमबद्ध अध्ययन एवं अनुसंधान होता है। यानी जो भी एग्रोनॉमी है ना, इसमें जल, वायु, भूमि और जो पौधे के जो भी वातावरण है उनको जो भी प्रभावित करने वाले कारक है ना, उन सभी का अध्ययन यहाँ होता है। सस्य विज्ञान द्वारा भूमि प्रबंधन, पहले सस्य विज्ञान द्वारा क्या करते हैं? भूमि का प्रबंधन करते हैं पहले। फिर भूमि के प्रबंधन के बाद उसमें बीज की बुआई करते हैं। बीज की बुआई के साथ साथ या फिर बाद में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद सिंचाई की जाती है। इसके बाद उसमें सिंचाई देने के बाद उसमें खरपतवार उगाते हैं और उनका खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। फिर उसमें रोग और कीटों का आक्रमण होता है तो इसलिए उनका पौध संरक्षण किया जाता है। आदि की फसल उत्पादन प्रयोग हेतु जानकारी मिलती है। सस्य विज्ञान में इन सभी की फसल उत्पादन में प्रयोग हेतु जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद है इम्पोर्टेंस के बाद है कार्य क्षेत्र, या किन किन क्षेत्रों में सस्य विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्षेत्र है कृषि उत्पादन में, नियोजन में, व्यवसाय में, उद्योग में। सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में, कृषि उत्पादन में, नियोजन में, व्यवसाय में और उद्योग में। सबसे पहले बात करेंगे कृषि उत्पादन में। कृषि उत्पादन में विभिन्न फसलों की खेती में सस्य क्रियाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी, उन्नत किस्मों का चुनाव, बुआई, पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, पौध संरक्षण, कटाई, गहाई, भंडारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का उचित तरीकों से करना सस्य विज्ञान की सीमा के अंतर्गत आती है। यानी अपन इस बार ऐसे समझे इसको, यानी जो भी सबसे पहले खेत की तैयारी की जाती है, फिर उन्नत किस्मों का चुनाव किया जाता है, फिर उनकी खेतों में बुआई की जाती है, खेतों में बुआई के साथ साथ उनके साथ पोषक तत्व प्रबंधन है, खाद उर्वरक दिए जाते हैं, फिर उनमें सिंचाई की जाती है, सिंचाई करते हैं तो उनमें बीड़ उगते हैं, खरपतवार उगने के बाद उनमें जो भी रोग और कीट लगते हैं, खाद उर्वरक देने के बाद उनका नियंत्रण संरक्षण किया जाता है, और कटाई, गहाई
और भंडारण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का उचित तरीके से करना क्या है, सस्य विज्ञान की सीमा के अंतर्गत है। ये पहला खत्म हुआ कृषि उत्पादन में। सेकेंड है नियोजन में। सेकेंड क्षेत्र कौन सा है, नियोजन में। तो हमारे राष्ट्र में वर्तमान में अनेक कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा शोध प्रसार में रहते हैं। यहाँ से जिस मानव संसाधन को विकसित किया जा रहा है उन्हें अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे कि तो नियोजन में ये है कि मतलब हमारे राष्ट्र में वर्तमान में अनेक जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं ये कृषि शिक्षा शोध और प्रसार में रहते हैं। यहाँ से विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा में शोध और प्रसार दिया जा रहा है। यहाँ से जिन भी मानव संसाधन को यानी जिन भी विद्यार्थियों को विकसित किया जा रहा है उन्हें अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। फर्स्ट है कृषि में शिक्षण अनुसंधान प्रसार कार्य थे, यानी वो यहाँ कृषि विद्यालय से कृषि शिक्षा प्राप्त करके कृषि में शिक्षण कर सकता है, रिसर्च कर सकता है और प्रसार कार्य कर सकता है। सेकेंड है बैंक में कृषि सलाहकार और कृषि अधिकारी थे, वो बैंक में कृषि सलाहकार की और कृषि अधिकारी की जॉब लग सकता है। इसके बाद उर्वरक कंपनियों में जैसे इफको कर्बको में सस्य वैज्ञानिक हूँ, वो इसके बाद उर्वरक कंपनियों में भी जॉब लग सकता है। नींदानाशी रसायन बनाने वाली कंपनियों में यानी जो भी नींदनाशी रसायन बनाती हैं उन कंपनियों में भी वो जॉब कर सकता है। फिफ्थ है पौध वृद्धि हेतु हार्मोन्स ऑक्सीजन कृषि में काम आने वाले पदार्थ रसायन बनाने वाली कंपनियों में इनमें वो कार्य कर सकता है। थर्ड है व्यवसाय में एक कृषि स्नातक जिसे सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो, यानी एक कृषि स्नातक यानी जिसने एमएससी एग्रोनॉमी साइंस की हो या बीएससी एग्रीकल्चर से की हो, तो एक कृषि स्नातक जिसने सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त हो कृषि जनित व्यवसाय में एक सफल व्यक्तित्व साबित हो सकता है। यानी जिसने सस्य विज्ञान से सिद्धि प्राप्त हो एक कृषि स्नातक को, वो कृषि जनित व्यवसाय में एक सफल व्यक्तित्व साबित हो सकता है। कृषि से जुड़े कुछ व्यवसाय जहाँ सस्य विज्ञान अहम योगदान देता है, यानी सस्य विज्ञान का व्यवसाय में कहाँ कहाँ अहम योगदान है। तो फर्स्ट है एग्रो इंडस्ट्रीज में जो कर सकता है वो। सेकेंड है खाद बीज कृषि दवाएं यंत्रों आदि का व्यापार, वो खाद बीज कृषि दवाएं की दुकान यंत्रों आदि का व्यापार कर सकते हैं। कृषि पैदावार का लेन देन का व्यापार, यानी जो भी कृषि से प्राप्त जो भी उपज प्राप्त होती है उनसे उनका लेन देन का व्यापार कर सकता है। फोर्थ है उद्योग में भारत की अर्थव्यवस्था के तीन स्तंभ हैं, कृषि व्यापार और उद्योग। यानी कृषि यानी किसान खेती करेगा, इसके बाद वो मंडी में जाएगा, फिर जो मंडी में जो भी लेने वाले हैं वो उनका व्यापार करेंगे और व्यापार करने के बाद आगे जाने के बाद उनको उद्योग में ले जाया जाएगा जहाँ से अलग अलग उनके उत्पाद बनाएंगे। तो कृषि की अर्थव्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, कृषि व्यापार और उद्योग। ऐसे कई उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल की आपूर्ति कृषि उत्पादन से ही संभव है। अन्य शब्दों में सस्य ज्ञान पर आधारित फसलोत्पादन उद्योग जगत का पूरक है। कुछ ऐसे उद्योग निम्नानुसार हैं, यानी ऐसे कौन से उद्योग हैं जहाँ से मतलब सस्य विज्ञान से ही कच्चे माल की आपूर्ति होती है उद्योगों को। तो इनमें ये वो उद्योग हैं जिनमें कच्चे माल की आपूर्ति सस्य विज्ञान क्षेत्र से प्राप्त होती है। कच्चे माल की आपूर्ति फसलें उगाकर। फर्स्ट है डेयरी उद्योग में चारे की फसलें। अगर आपके पास डेयरी उद्योग है तो उसमें चारे की फसलें उगाकर। गुड़ शक्कर उद्योग के लिए कौन कौन सी, गन्ना और चुकंदर की फसलें। वस्त्र उद्योग के लिए कपास की फसलें। बीड़ी सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू की फसलें। दवा उद्योग के लिए औषधीय पौधे उगाकर। मसाला उद्योग के लिए जीरा धनिया हल्दी मिर्च अजवाइन आदि फसलें। सेकेंड है फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों के नए उद्योग। नए उद्योग कौन कौन से हैं, खाद्य और उर्वरक उद्योग, बीज उत्पादन उद्योग यानी बीजों का उत्पादन करने वाले जो भी उद्योग हैं, पौध संरक्षण रसायन उद्योग यानी जो भी कीट और रोगों की दवाइयाँ बनाते हैं वो उद्योग, पौध वृद्धि कारक रसायन उद्योग पौधों की वृद्धि को कारक जो भी रसायनों के जो उद्योग हैं वो, सिंचाई के साधन यंत्र निर्माण उद्योग, नींदानाशी रसायन उद्योग, कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्र औजार आदि के उद्योग। तो इस प्रकार से सस्य विज्ञान का उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर। तो सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी में डिफरेंट पढ़ेंगे। पहला है सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। तो मृदा उर्वरता की डेफिनेशन है पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप उचित मात्रा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। यानी जो भी पौधों की जो वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में, पादप की वृद्धि के लिए पर्याप्त मात्रा में और अनुकूल दशाओं में, अनुकूल दशा कौन सी, उनकी भौतिक दशा जलवायु संचार बढ़िया रहना चाहिए। इनमें मृदा द्वारा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता कहलाती है।
इसके बाद मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक फर्स्ट है, ये वे कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट कारक हैं यानी मृदा प्राकृतिक कारक हैं, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हैं। फर्स्ट है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थों पर निर्भर करती है, यानी यदि पैतृक पदार्थ में पोषक पौधों के पोषक तत्व अधिक हैं तो उनसे निर्मित मृदाओं में उपजाऊ अधिक होती है। अम्लीय और आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर के अपक्षय द्वारा बलुई मृदा का निर्माण होता है। इनमें सार की कम मात्रा पाई जाती है। इन मृदाओं की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। पैतृक पदार्थ को इस प्रकार से समझते हैं कि यदि मृदा जिन अन्य पैतृक पदार्थों से बनी हुई है, अगर उनमें उर्वरता ज़्यादा होगी, यानी वो जिन पैतृक पदार्थ से बने हुए हैं उनमें वो उपजाऊ होंगे, तो उनसे निर्मित जो मृदा है ना वो भी उपजाऊ होगी। अगर उन पैतृक पदार्थों में उपजाऊपन नहीं होगा तो फिर उनसे जो बनी हुई मृदा है ना उनमें भी उपजाऊ नहीं वो भी उपजाऊ नहीं रहेगी। ठीक है। इसके बाद है स्थलाकृति। तो ढालू पहाड़ी क्षेत्रों में की मृदा अपसालन एवं मृदा क्षरण के कारण कम उपजाऊ होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि निचले भागों की मृदाओं में उच्च स्थानों की मृदाओं के पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए ये मृदाएं अधिक उपजाऊ होती हैं। इस प्रकार पहाड़ी प्रदेशों में व अन्य ऊंचे नीचे स्थानों की मृदा उर्वरता मैदानी एवं समतल भूमि की अपेक्षा कम होती है। यानी इसमें इस प्रकार समझें कि यानी जो ढालू क्षेत्र हैं उनमें उनकी मृदा उर्वरता कम होगी और जो समतल क्षेत्र हैं उनकी जो मृदा उर्वरता है ना वो ज़्यादा रहेगी। ढालू क्षेत्रों की मृदा उर्वरता कम कैसे रहेगी? क्योंकि पानी के साथ या वायु के साथ पोषक तत्व बहकर या उड़कर समतल क्षेत्रों की तरफ आ जाते हैं, बहकर, जिससे ढालू पहाड़ों की उपजाऊपन कम हो जाती है और जो समतल क्षेत्र है उनकी उपजाऊपन बढ़ जाती है। इसके बाद थर्ड है मृदा आयु। सोइलेज मृदा आयु के साथ मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। पुरानी मृदाओं में अधिक अपक्षय लगातार फसलों के उगाने मृदा क्षरण अपसालन के कारण उनकी मृदा उर्वरता नवनिर्मित मृदाओं की अपेक्षा कम होती है। इसको इस प्रकार से समझते हैं कि जितनी ज़्यादा पुरानी मृदा होगी उसकी मृदा उर्वरता उतनी कम होगी, क्योंकि उससे लगातार फसलें उसमें लगातार अपक्षय हो रहे हैं, उनसे लगातार अपन फसलें ले रहे हैं, तो उनकी मृदा उर्वरता कम होनी है और जो नवनिर्मित मृदा हैं उनकी मृदा उर्वरता पुरानी मृदाओं की अपेक्षा अधिक रहेगी। होते हैं अपना जलवायु। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपसालन क्रिया द्वारा अधिकांश घुलनशील पोषक तत्व निचले क्षेत्रों में चले जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह में मृदा उर्वरता कम हो जाती है। इस प्रकार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि के सारे होने का भय रहता है। अधिक तापक्रम मृदा की कार्बनिक पदार्थों का विघटन शीघ्रता सरलता से कर देता है, जिससे इन क्षेत्रों की मृदा उर्वरता कम हो जाती है। अधिक तेज शुष्क वायु के कारण भी मृदा क्षरण होता है, जिससे मृदा की भूमि की उपजाऊ क्षमता घट जाती है। तो इसको इस प्रकार समझते हैं ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, कोई भी ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है उसमें अधिक वर्षा होगी तो पानी के साथ पोषक तत्व घुलकर मृदा के निचले क्षेत्रों में चल जाएंगे। निचले क्षेत्रों में जाने के बाद मृदा के ऊपरी क्षेत्रों में पोषक तत्वों की कमी जाती है, तो इस प्रकार से वर्षा वाले क्षेत्रों में हो जाते हैं। इसके बाद यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कम वर्षा हो रही है तो वहाँ भी धूप ज़्यादा रहेगी। धूप की वजह से जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका जल्दी क्षय हो जाता है, इस वजह से वहाँ की मृदा उर्वरता भी कम रहेगी। फिफ्थ है मृदा प्रोफाइल की गहराई। गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती हैं। गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर अच्छी प्रकार फैल जाती हैं और अधिक मात्रा में जल पोषक तत्व अवशोषण कर सकती हैं। उथली मृदाओं में सूखे की स्थिति में पौधे पानी की कमी महसूस करने लगते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि उचित रूप से नहीं हो पाती है। मृदा प्रोफाइल की गहराई इसको इस प्रकार समझें, जितनी उथली मृदा होगी उसमें लगातार फसलों की उगाने से इनकी वजह से उनमें मृदा उर्वरता की कमी आ जाती है और जो गहरी मृदा होती है उनमें मृदा उर्वरता में बनी रहती है। 6 है मृदा की भौतिक दशा, यानी मृदा की भौतिक दशा अच्छी रहेगी, यानी जल धारण क्षमता, जीवाणु की क्रियाशीलता, जीवांश पदार्थों की मात्रा, जड़ों का विकास, यदि सभी बातें इसमें बढ़िया रहेगी तो मृदा की भौतिक दशा बढ़िया रहेगी, तो उसमें मृदा उर्वरता भी ज़्यादा रहेगी उनकी। जिनकी मृदाओं की भौतिक दशा खराब रहेगी उनमें की मृदा उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम रहेगी। 7 है मृदा अपरदन। मृदा के कटाव से मिट्टी के साथ साथ पौधों के आवश्यक तत्व भी बह जाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। यानी मृदा के कटाव होगा, किसी क्षेत्र से मृदा का कटाव होगा और वहाँ से मिट्टी के साथ पोषक तत्व भी बह जाएंगे, तो फिर उनमें मृदा में उर्वरता में कमी आएगी। सही।
इसके बाद अर्थ अर्थ है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, यानी मृदा में जितनी पोषक तत्व अधिक मात्रा में होंगे उसकी मृदा उर्वरता ज़्यादा रहेगी, और जिन मृदाओं में पोषक तत्वों की मात्रा कम रहेगी उनकी मृदा उर्वरता कम ही रहेगी। इसके बाद सेकंड कारक है कृत्रिम कारक। ये जितने थे प्राकृतिक कारक हो गए हैं, इनमें से कोई भी अपन को 8 में से कोई भी 4-5 कारक याद कर लेने हैं बढ़िया। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आएगा इससे बड़ा क्वेश्चन, तो इनको याद कर लेना। सेकंड कारक है कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं? जलाक्रांति। फर्स्ट है कृत्रिम कारक का फर्स्ट है जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। जब मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक जलभराव होता है, इसके निकास का उचित प्रबंधन नहीं होता है, तो मृदा में वायु की कमी हो जाती है। इस स्थिति में विनाइट्रीकरण कहते हैं। इसको इस प्रकार समझें, यदि किसी फील्ड में फसल की आवश्यकता से अधिक पानी भरा जाता है तो उसमें वायु संचार में कमी आ जाती है। इसको विनाइट्रीकरण कहते हैं। इससे इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है मृदा की उर्वरता पर। इसके बाद जिससे क्या होगा, अगर पानी भरा रहेगा तो मृदा की उर्वरता में कमी आ जाएगी। अधिक पानी बना भरा रहने से मृदा की बहुत दशा भी खराब हो जाएगी, और आवश्यक पोषक तत्व हैं वो अपसारण द्वारा नीचे जल क्षेत्र में नीचे चले जाते हैं। सेकंड है फसल प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम। यदि एक निश्चित भूभाग में प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाई जाती है तो ये फसल प्रतिवर्ष निश्चित पोषक तत्वों का शोषण करती है, जिससे फलस्वरूप इन तत्वों की मृदा में कमी आ जाती है और उर्वरता कम हो जाती है। सघन खेती करने से मृदा उर्वरता में शीघ्र गिरावट आ जाती है, जबकि वैज्ञानिक ढंग से फसल चक्र के अनुसार फसलें उगाने से मृदा की उर्वरता बनी रहती है। फसल चक्र में दाल वाली फसलें उगाने से मृदा उर्वरता बढ़ती है। फसल प्रणाली से मतलब ये है कि यदि किसी भूभाग है उस पर अपन हर साल निश्चित फसलें बोएंगे, हर सीजन में निश्चित फसलें बोएंगे, तो वो फसलें मृदा द्वारा निश्चित पोषक तत्वों का उपयोग करेगी, और उपयोग करने से उनमें मृदा में उन पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी, जिससे मृदा की उर्वरता घट जाएगी। इसके अलावा अगर हम वैज्ञानिक ढंग से उनकी खेती करेंगे, वैज्ञानिक ढंग से फसल चक्र के अनुसार फसलें बोएंगे, तो मृदा में जितने पोषक तत्व हैं उनका संतुलित अनुपात बना रहेगा और किसी भी पोषक तत्व की मृदा में कमी नहीं आएगी। थर्ड है मृदा पीएच। मृदा उर्वरता पौधों को मृदा उर्वरता एवं पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता मृदा पीएच द्वारा प्रभावित होती है। अम्लीय मृदा में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी रहती है। लोहा एल्यूमिनियम मैग्नीज तांबा की इतनी अधिकता हो जाती है कि इनका पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत सारे मृदाओं में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक अधिक तथा लोहा मैग्नीज तांबे की प्राप्यता कम हो जाती है। इस प्रकार इन मृदाओं की उर्वरता भी कम होती है। इस प्रकार समझे इसको कि मृदा उर्वरता एवं पौधों को जो पोषक तत्वों की प्राप्त है ना, पौधों को जो भी पोषक तत्वों की प्राप्त है ना, वो एक पीएच पर उपलब्ध होती हैं। वो उन पीएच पर अगर उन पीएच से कम या ज़्यादा रहती हैं तो फिर पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता ठीक से नहीं होती है। फोर्थ है मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसीट्स तथा जीवाणु हैं। शैवाल में मृदा में वायु संचार को बढ़ाती हैं, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कवक एक्टिनोमाइसीट्स जटिल कार्बनिक पदार्थों को विच्छेदन कर हुmus बनाने में सहायता करते हैं। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों को संचित करके मृदा उर्वरता को बनाए रखते हैं। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधों को प्राप्यावस्था में प्रदान करते हैं। इस प्रकार भूमि में सूक्ष्म जीव जितने अधिक क्रियाशील होंगे उतनी ही अधिक भूमि उपजाऊ होगी। यानी इसका यही है कि अगर मृदा में जितने सूक्ष्म जीव होंगे, जितने ज़्यादा सूक्ष्म जीव होंगे वो उतनी मृदा में क्रिया करेंगे और उनसे मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। और जिन मृदाओं में सूक्ष्म जीवों की कमी रहेगी उनमें उनकी मृदा उर्वरता कम रहती है। फिफ्थ है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। कार्बनिक पदार्थ सड़ने पर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अतः जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है उनकी उर्वरकता भी अधिक होती है। चिकनी मृदा बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। इसका यही है, यदि जिन मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा रहेगी वो उनमें उनकी उर्वरता ज़्यादा रहती है, और जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कमी रहती है उनकी उर्वरता क्षमता कम रहती है। सिक्स है मृदा जुताई विधि एवं मृदा जुताई की विधि का समय और समय। ढालू खेतों की जुताई ढाल के लंबवत करने से मृदा कटाव कम होता है। पोषक तत्व पानी पानी के साथ बहकर खेत से बाहर नहीं जाते हैं। आवश्यकता से अधिक जुताई करना हानिकारक होता है, क्योंकि अधिक ताप से कार्बनिक पदार्थ जल जाता है तथा भौतिक दिशा पर कुप्रभाव पड़ता है। भूमि को उचित गहराई तक समय पर जोतने से उसकी उर्वरकता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है इनमें से कितने हैं ये 6 हैं, 6 में से 4-5 याद कर लेना।
वो 4-5 पूछता है। इसके बाद है सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी की परिभाषा है मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। मृदा उत्पादकता क्या है? मृदा उत्पादकता यही है कि एक हेक्टेयर से कितना फसल उत्पादन दे रही है, यानी उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। एक हेक्टेयर से कितनी पैदावार देने की क्षमता है वो कहलाती है मृदा उत्पादकता कहलाती है। इन्हें साधारणतः रुपयों में या फिर प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में व्यक्त किया जाता है? मृदा उत्पादकता को रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है उसमें उस रूप में व्यक्त किया जाता है। अधिकतम उत्पादन के लिए सभी कारकों का पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशा में होना अति आवश्यक है। सभी कारकों में फसल उत्पादन के लिए मुख्य कारक मृदा है। कोई भी उपजाऊ भूमि उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन उत्पादक भूमि के लिए इसका उपजाऊ होना आवश्यक है। तो इसको इस प्रकार समझते हैं। मृदा उत्पादकता की परिभाषा है मृदा उत्पादकता का अभिप्राय है उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से, यानी कोई भी मृदा है वो प्रति हेक्टेयर में कितना उत्पादन दे रही है उसकी क्षमता क्या कहलाती है? मृदा उत्पादकता। इसके बाद ये इस लाइन को इस प्रकार से समझते हैं कि यदि जो भी उपजाऊ मृदा है वो उसका पता नहीं है कि वो उत्पादक हो भी सकते हैं या नहीं भी, लेकिन जो उत्पादक मृदा है वो हमेशा और रहती हैं कि किसी, यानी अपन कोई भी खेत है उसमें खाद उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उसकी उर्वरता बढ़ जाएगी और उसमें फसल सीड को बोएंगे और उसकी उससे अगर अब ये निश्चित नहीं है कि अगर कोई मृदा में खाद उर्वरक देने से वो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़िया रहे। ये कोई निश्चित नहीं है, यानी जो मृदा उर्वरता है वो किसी मृदा की उर्वरता बढ़िया है तो ये निश्चित नहीं है कि वो उत्पादक हो ही सही। जो उत्पादक मृदा है वो हमेशा उर्वर रहती हैं। इसके बाद मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट कारक है मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। मृदा में यदि पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा अनुपात पर्याप्त अवस्था में उपस्थित होते हैं तो मृदा उपजाऊ होती है और उसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। यानी मृदा की उर्वरता बढ़िया रहेगी तो उसकी उत्पादकता भी बढ़िया रहेगी। सेकेंड है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की उपयुक्त भौतिक दशा में पौधों की वृद्धि अच्छी होती है जिससे पैदावार अधिक होता है। मृदा का संरचना, कणाकार, जलधारण क्षमता, वायु संचार आदि मुख्य भौतिक गुण हैं। यानी मृदा के भौतिक गुण जिन मृदाओं की भौतिक दशा बढ़िया रहेगी उनमें उनकी उत्पादकता भी बढ़िया रहेगी। थर्ड है मृदा की स्थिति। अन्य कारकों के समान होने पर शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है क्योंकि शहर के पास होने के कारण उत्पादकों को फसल को शहर में बेचने की सुविधा मिल जाती है और अधिक मूल्य प्राप्त होता है। तो मृदा की स्थिति गाँव और शहरों की बात हो रही है यहाँ, लेकिन ये भी सभी कारक सही हैं, यानी भौतिक गुण सभी सही है, मृदा की उर्वरता भी बढ़िया है और बढ़िया उपज होगी। तो शहर के पास वाली जो मृदा है वो अधिक उत्पादक कहलाती है क्योंकि शहर के पास होने के कारण उत्पादक को फसल को शहर में बेचने की सुविधा मिल जाती है जिससे अधिक मूल्य प्राप्त होता है। फोर्थ है उत्पाद की मांग। किसी वस्तु का उत्पादन समान हो, मांग बढ़ती है तो उसका प्रति इकाई मूल्य बढ़ जाता है जिससे लाभ अधिक होता है, फलस्वरूप उत्पादकता में बढ़ती होती है। यानी कोई फसल है उसका उत्पादन तो समान हो रहा है, उत्पादन तो समान हो रहा है लेकिन उसका मूल्य ज़्यादा है तो उसकी उत्पादकता ऐसे ही बढ़ जाती है। फिफ्थ है यातायात के साधन। यातायात की अच्छी सुविधा होने पर उत्पादन व्यय कम होगा, लाभ अधिक होगा, फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि आएगी। अगर अपने पास घर से मंडी तक फसल को बेचने ले जाने के लिए अगर कोई यातायात के साधन रहेंगे तो अपना खर्चा कम होगा और उत्पादकता में वृद्धि होगी। अन्य कारकों जैसे मौसम की प्रतिकूल दशा, कीट बीमारियों का आक्रमण, जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना, समय पर कृषि क्रियाएं नहीं करना आदि मृदा की उत्पादकता को कम करते हैं। इसके बाद है ये मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अपने इनके प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से 4-5 प्रभावित करने वाले कारकों में से 4-5 कारक आपको याद करना है और इनसे बड़ा क्वेश्चन आता है और ये भी इम्पोर्टेंट है। मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। फर्स्ट है मृदा उर्वरता का संबंध पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा, सही अनुपात एवं उपलब्ध कराने की क्षमता से है। मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से है। यानी इसमें पहला तो इनकी डेफिनेशन लिख देना दोनों की फर्स्ट में तो दोनों की डेफिनेशन लिख देना। इसके बाद सेकंड में लिख देना उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती है। सेकंड हो गया।
फर्स्ट में आपको डेफिनेशन जो अपने पहले पढ़ी है वो लिख देना दोनों की, और मृदा उर्वरता की, मृदा उत्पादकता की। सेकेंड है उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी, यानी जो उर्वर मृदा है वो उत्पादक हो भी सकती है या नहीं भी, लेकिन जो उत्पादक मृदा है वो हमेशा उर्वर होती है। सेकेंड ये डिफरेंस हो जाए इनमें। इसके बाद थर्ड डिफरेंस है मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। मृदा उर्वरता की खेत में प्राप्त उत्पादन से जांच कर सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं। थर्ड डिफरेंस ये है कि जो मृदा उर्वरता है सॉइल फर्टिलिटी उसकी अपन मिट्टी को प्रयोगशाला में ले जाकर जांच कर सकते हैं, लेकिन जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो जो खेत से जो भी उत्पादन प्राप्त होगा उसके माध्यम से अपन पता लगा सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला में इनकी जांच नहीं कर सकते हैं। थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ डिफरेंस है इसमें मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करती हैं। तो मृदा उर्वरता को कौन कौन निर्धारित करते हैं? मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा वो उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करते हैं। इसमें हो गया मृदा उर्वरता परिवहन, उपज की मांग, फसल पैदा करने में व्यय मृदा उर्वरता को निर्धारित करते हैं। तो ये इसमें 4 टॉपिक हो गए, 4 डिफरेंस हो गए। आपको 4 डिफरेंस इनमें से याद कर लेना है कोई भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ज़्यादा चांस रहते हैं आने के। इसके बाद है मृदा क्षरण और संरक्षण, जिनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अपने सभी दोस्तों को ये क्लास शेयर कर देना, अपने सभी 12th वाले दोस्तों